हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। दिस साइड अनमोल नागपाल और स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज पावर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अब जो लास्ट समय बचा है एग्जाम के लिए, इसके अंदर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका रिजल्ट डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स इस समय में ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो 50% ही बहुत है, 60 लाने ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने के बजाय पहले ही पीछे खींच लिया। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। युद्ध भूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। आपने जो काम अच्छा करना है, कोई काम करना है, तो उसको पहले आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करते रहिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वाह वाह तो करो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर सबसे पहले अपने जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी जो पैसा जनरेट कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई शॉपकीपर है, चाहे कोई ट्रक ड्राइवर है, चाहे कोई ऑटो ड्राइवर है। तो ऑटो वाले तो वैसे भी ऑटो को ट्रक समझते हैं कि जो भी इधर उधर जितने भी लोग जा रहे हैं वो हमारे ऑटो में क्यों नहीं है। जो भी उनको लोग दिखेंगे, ऑटो वालों को ऐसे लगता है कि ये हमारे ऑटो में नहीं है। ऑटो में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, कितने गिर रहे हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं कि गिर कितने रहे हैं। ऑटो वाला बेचारा ऐसे बैठा होता है, साथ बैठा आदमी बेचारा सोच रहा तो छोड़ दे, मैं चला लेता हूं यार। कभी भी आप स्टेशन पे जाओगे तो ऑटो वाले कहीं तो हाथ ही पकड़ लेंगे आपका, कहेंगे आओ तुम्हें मैं ये शहर घुमा देता हूं। अरे मैंने बोला ये मेरा ही शहर है, मैंने घुमा हुआ है। तो बोले कोई बात नहीं, आपको खाना खिलवा देते हैं, घुमा देते हैं। मैंने बोला ऐसे तो तुम मेरी हैबिट बिगाड़ दोगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इसके पैसे लेंगे। अरे अरे, मैंने कहा अच्छा ये बात है क्या, फिर तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तो जितने भी काम हो रहे हैं जिससे पैसा जनरेट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाजार जाकर अगर आप मैगी खरीद रहे हो तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पूछो कैसे, पूछो, क्योंकि आपका जो खर्चा है वो सामने वाले की तो इनकम है ना। तो इसका मतलब है कि इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। तो इनकम जनरेट जहां आपको लगे वो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे डॉक्टर हाथी क्या है, डॉक्टर है। क्या नई बात पता लगी आज अपने को कि डॉक्टर हाथी कौन है, डॉक्टर है। और जेठालाल कौन है, बिजनेसमैन है। और ये अपने शूज सही करवा रहे हैं किससे, कोबलर से। तो ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है। अब अपनी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। देखो कैसे, अगर हम नेचर में देखें कि एक्टिविटी का नेचर कैसे है, तो 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। इन तीनों का आपने नाम भी सुना होगा। अगर अपने एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे देखें कि जो काम कर रहे हैं वो किस कंडीशन में कर रहे हैं, क्या उनको पेड लीव मिल रही है, कैसा वहां पे एनवायरमेंट है, तो वो एनवायरमेंट को देख के, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को देख के 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और अगर ओनरशिप के बेसिस पे देखें, मालिक कौन है, मालिक के बेसिस पे देखें तो या तो पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। तो सबसे पहले आपको ये तीनों बेसिस ध्यान होने चाहिए कि किस बेसिस पे कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। मेरे साथ एक बार दोबारा बोलोगे, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे बोलो कौन कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे कौन सी है, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। और ओनरशिप के बेसिस पे कौन सी है, पब्लिक और प्राइवेट। बोलो याद हो गए क्या, याद हो गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो सभी। देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। अब जितने भी मैं डिवाइडेशन बताए हैं ये सभी अगर अपने कर लेंगे तो अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो प्राइमरी सेक्टर में देखते हैं सबसे पहले अपने कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है। देखो, व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले देखो, सिंपल समझो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, नेचर के रिसोर्सेज का यूज करके कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी। बात समझ आ रही है तो बोलो यस। प्राइमरी एक्टिविटी नेचर से जुड़ी होगी, कनेक्ट होगी, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है डायरेक्टली। डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, नेचर से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसका दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर।
इसको प्यार से क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये भी क्या बोल सकते हैं अपने, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद दिस सेक्टर प्रोवाइड बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट, ये हाइड हो गया थोड़ा सा, तो दिस सेक्टर प्रोवाइड बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बेस कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर। सर कैसे बताऊं, देखो जैम बन रही है, तो जैम किससे बन रही है सर, एप्पल से बन रही है, तो एप्पल कहां से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर ने बेस प्रोवाइड कर दिया जैम बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम टमाटो ग्रो कर रहे हैं, पोटैटो ग्रो कर रहे हैं, अब उनके अपने आप टायर तो निकल के नहीं आएंगे, अपने आप जाएंगे बाजार तक, तो उसको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट किस सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है, टेरिशरी सेक्टर में आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्राइमरी क्या है, बेस का काम कर रहे हैं, किसके लिए, अदर सेक्टर के लिए। बात समझ आई तो बोलो यस। चले आगे, चलो फिर आ जाओ, देखो एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, वेरी वेरी इजी। तो उसके बाद आ गया सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो हमने प्राइमरी एक्टिविटी की, जो हमने प्राइमरी सेक्टर के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके और उसके फाइनल प्रोडक्ट बना देने, उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। दोबारा बताऊं, दोबारा सुनो, देखो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना देना। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, ये अपनों ने ब्लैक कलर चूज कर लिया, यहां पे देखो जैसे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को जब आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। उसी प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नाम क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसका तीसरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। बात समझ आ गई क्या, दोबारा सुन लो, जब अपने रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, उसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का काम हो कहां रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्जांपल, जैसे रॉ मटेरियल है एप्पल, और इसको प्रोसेस करके हमने क्या बना दिया, जैम। रॉ मटेरियल है कॉटन, और हमने कॉटन को प्रोसेस करके क्या बना दिया, गारमेंट। तो हमने कपड़े बना दिए कॉटन को यूज करके। उसके बाद टोमेटो रॉ मटेरियल है, और टोमेटो की हमने क्या बना दी, प्रोसेस करके सॉस बना दी, जो आप बर्गर पे, चाउमीन पे लगा के खाते हो, वो क्या होगी, वो सॉस टोमेटो की बनी। और टोमेटो कहां से आया है, प्राइमरी सेक्टर से। समझ आई क्या बात। देखो अब ये सारा आपको समझा दिया मैंने, आप पढ़ लेना आराम से, जो मैंने समझाया सब इसमें लिखा हुआ है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये देखो, डू नॉट प्रोड्यूस गुड बट जनरेट ए सर्विस, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड नहीं प्रोड्यूस कर रहा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ाने की सर्विस दे रहा हूं। सर्विस और गुड में सर क्या फर्क होता है, गुड को आप टच कर सकते हो, सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। जैसे सर ये स्मार्ट बोर्ड है, तो मैं टच कर रहा हूं, तो ये क्या है, गुड है। टेबल है कोई, उसको टेबल को टच कर रहा हूं तो वो गुड है। पेन को टच कर रहा हूं तो वो क्या है, गुड है। वॉच को टच कर रहा हूं तो ये क्या है, गुड है। मेरी टीचिंग को टच करके दिखाओ, डॉक्टर की सर्विस को टच करके दिखाओ, लॉयर की सर्विस को टच करके दिखाओ, नहीं कर सकते ना। तो इसका मीनिंग है कि जो सर्विस है वो इनटेंजिबल है, उसको टच नहीं कर सकते, और जो गुड है उसको अपने टच कर सकते हैं। और टेरिशरी सेक्टर में सर्विस का प्रोडक्शन होता है, मैंने बता दिया आपको सर्विस क्या होती है। इसके अंदर जो सभी एक्टिविटी आ जाएगी जो प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। सर कैसे, ये समझाओ। देखो अभी बता देते हैं आपको, तो टेरिशरी सेक्टर के अंदर क्या होगा। देखो ये अपनों ने पेन चूज कर लिया। उसके बाद देखो, ये मैंने बताया कि आपको टेरिशरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज आएगी वो कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, सर्विस जनरेट करेगी या प्रोड्यूस करेगी। ये बात आपको समझ आ गई, मैं जानता हूं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। इसके अंदर वो सभी एक्टिविटी आएगी जो डेवलपमेंट करेगी, किसका सर, प्राइमरी और सेकेंडरी का। सर ये समझाओ, देखो कैसे। सबसे पहले आप प्राइमरी सेक्टर की अगर अपने बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। उसके अलावा डेयरी फार्मिंग की बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बात बताओ कि जब एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं, तो उनको पैसा चाहिए होगा सर, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो वो पैसा जो लोन लेंगे, तो वो लोन किससे लेंगे सर, वो लोन बैंक से लेंगे। और वो बैंक बताओ कौन से सेक्टर के अंदर आ रहा है, टेरिशरी सेक्टर के अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है, टेरिशरी सेक्टर।
ठीक है सर, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट कर रहा है किसका, प्राइमरी का। अब सेकेंडरी कैसे कर लेते हैं, वैसी सेकेंडरी का सेम। अगर सेकेंडरी के अंदर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, फैक्ट्री ओपन कर रहा है, तो उसके लिए लोन चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा सर। और उस लोन के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। तो हो गया ना सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट। बात समझ आई क्या, आ गई समझ क्या? तो देखो, और ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर हम जो ग्रो करेंगे, तो उसके ऐसे तो है नहीं, मैंने बोला कि टायर निकल आएंगे टमाटो के, पोटाटो के, वो अपने आप चलेंगे और चल के बिक भी जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनको मंडी तक लाने के लिए या जहां सेल होंगे वहां तक लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और वो ट्रांसपोर्ट किस में आता है सर, वो आता है टेरिशरी सेक्टर के अंदर। बात समझ आ गई। इसका दूसरा नाम सर्विस सेक्टर है, और आप इसके एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हो, मैंने भी आपको बहुत बता दिए। देखो, बैंक, लॉयर, टीचर, डॉक्टर। तो लो चलते हैं आगे अपने। देखो, उसके बाद है कि हम इन सेक्टर्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। भी कंपेयर भी तो करेंगे। आज सेक्टर्स को अगर हमने देख ले हैं कि कौन सा सेक्टर आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है, तो अपने को पता भी तो होना चाहिए। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो बताता हूं आपको। आप दो तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हो। या तो आप ये देख लो कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इसमें। अब गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब आपको पता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, या लोग कितने वहां पे काम कर रहे हैं। प्राइमरी के अंदर कितने काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने, टेरिशरी में कितने। या ये देख लो प्राइमरी के अंदर कितने प्रोडक्शन हो रहा है टोटल, सेकेंडरी में कितना हो रहा है, टेरिशरी में कितना हो रहा है। तो ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपस में सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है कि हम क्या उनके एक्चुअल नंबर काउंट करेंगे क्या। एक्चुअल नंबर का मतलब सर, एक्चुअल नंबर मतलब 10 तो सर टोमेटो हमने उगाए, 30 हमने पोटाटो उगाए, 50 हमने फ्रूट उगा दिए। ठीक है, 50 हमने फ्रूट उगा दिए। ठीक है सर, तो इसका मतलब है कि हम क्या एक्चुअल नंबर काउंट करेंगे। बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताओ, आप सोचो एक बार, क्या हमें ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते ऐसे सर, क्यों? क्योंकि हजारों लाखों तरीके की गुड्स प्रोड्यूस हो रही है। आज ये पेन है तो पेन कोई एक तरीके का प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पेन भी ऐसे मान लो हजारों तरीके के प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग वेराइटी के। चावल आप लेने जाते हो, चावल कोई बासमती चावल है, कोई सिंपल चावल है, कोई 35 रुपए किलो वाले हैं, कोई 40 वाले हैं, कोई 60 वाले हैं। तो उनमें इतने तरीके की वेराइटी है। तो हम अगर एक्चुअल नंबर काउंट करने बैठे तो बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है। बात तो सही की है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम उसके एक्चुअल नंबर काउंट नहीं करेंगे। बात खत्म। सर क्यों, इसका रीजन क्या है? रीजन ये बता दिया मैंने, 1000 ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते कि कितने तरीके की कौन कौन सी गुड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसीलिए हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करनी पड़ेगी। सर वो कैसे? जैसे सर हमने 10 रुपए के पेन बनाए हैं 100 पीस, तो कितने के हो गए सर? 1000 रुपए के पेन बन गए। ठीक है, हमने 10 टमाटो उगाए हैं, ग्रो किए हैं 5 रुपए के हिसाब से, तो 50 रुपए के क्या हो गए? टमाटो हो गए। सर हमने 30 पोटाटो उगाए हैं 5 रुपए के हिसाब से, तो कितने हो गए? 150 के क्या हो गए? पोटाटो हो गए। तो 150, 50 और 1000, ये जब आप प्लस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा भी टोटल प्रोडक्शन हमने ये की है। बात समझ आ गई क्या? बात समझ आ गई क्या? तो इसके बाद चलते हैं अपने, देखो प्रिक्वेशन। एक अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सर क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी? जो फाइनल गुड्स है ना, ये फाइनल, ये हमने काउंट करने हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट, देखो दो होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और एक होते हैं फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स होते हैं वही काउंट होंगे इसके अंदर। सर वो कैसे? एग्जांपल दो जरा। एग्जांपल दे देता हूं आपको, देखो कैसे। पहले अपने इसको क्लोज करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं, साथ में मैं आपको इसका बता दूं कैसे होगा। देखो जैसे फार्मर है, फार्मर एक फ्लोर मिल को 30 रुपए में गेहूं दे देता है। जितनी भी क्वांटिटी है, आपने क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही यहां पे, मैं वैसे आपको समझा रहा हूं, सिंपल समझो आप। फार्मर ने 30 रुपए के अंदर फ्लोर मिल को वीट बेच दी, सेल करती। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया हुआ, बेच दी। तो अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, उसके आगे बेकर वाले को, बिस्किट वाले को 50 रुपए के अंदर, क्योंकि ये भी तो कुछ कमाएगा ना, इसमें 30 का इसने खरीदा, फिर इसमें कुछ प्रोसेस किया, उसका वैल्यू ऐड किया, तो 20 रुपए इसने ऐड करती है। तो 50 का किसको बेचेगा? ये बेकर को बेचेगा। अब बेकर किसको बेचेगा सर? हमें, कंज्यूमर को। कितने का? ये भी कुछ कमाएगा, तो 70 रुपए का ये अपने को बेचेगा।
तो ये सारी इंटरमीडिएट गुड्स ही है तो सारों के लिए। इसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स होगी व्हीट, इसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स होगी, और क्योंकि इसमें देखो बार बार वैल्यू ऐड हो रही है। इसमें कितने की वैल्यू ऐड हुई सर? 20 रुपए की होगी। इसमें कितने की? 20 की वैल्यू ऐड हुई, बिल्कुल हुई। तो जब एक कोई भी गुड फाइनल यूज के लिए तैयार है, रेडी है, और अब हम उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो वो होती है फाइनल गुड। इसका मतलब है कि जो ये 70 रुपए के अंदर हम बिस्किट खरीदेंगे एज ए कंज्यूमर, तो ये क्या हो जाएगी? फाइनल गुड हो जाएगी। बात समझ आ गई क्या? ये फाइनल गुड है। पहले जितनी भी थी वो सारी इंटरमीडिएट गुड्स थी, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है? कई बार अपने को पूछ भी लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अपने को जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए। जीडीपी का मतलब होता है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक, मैं आपको बता रहा हूं, देखो बिल्कुल सिंपल, सुई से लेके हवाई जहाज तक, फ्रॉम नीडल टू एरोप्लेन, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर, तो उसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। बताओ समझ आ गई क्या? बताओ समझ आ गई क्या? जीडीपी का मतलब क्या है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे सर। ठीक है सर, ये देखो लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। अब जीडीपी को मेजर कौन करता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये मेजर करता है। और ये किसके अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये तो समझ के कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा सर उतनी ज्यादा जीडीपी होगी। समझ आ गई? जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? जीडीपी होगी। और जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी ही कम जीडीपी होगी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात बताई, आज मजा आ गया। इसके बाद यूएसए पहले नंबर पे चल रहा है जीडीपी के मामले में। सबसे बड़ी जीडीपी, सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो किसके अंदर हो रहा है? यूएसए के अंदर। और इंडिया कितने नंबर पे आ रहा है? 4th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, 4th नंबर पे आ रहा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दीज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और मैंने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज प्रोवाइड करूं। लो चलते हैं अपने आगे। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो हिस्टोरिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जो ये अपनों ने अभी स्टडी किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, इसके अंदर कैसे चेंज आया है? क्या पहले से कुछ चेंज आया है? तो बिल्कुल आया है। देखो कैसे। शुरू वाली स्टेजेस के अंदर, स्टार्टिंग वाली स्टेजेस के अंदर क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कोई भी अगर कोई इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले वो प्राइमरी सेक्टर को अपना ग्रो करेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले टेरिशरी सेक्टर को डेवलप करने लगी, सिनेमा हॉल खुलने लग गए, दो टाइम का खाने का जुगाड़ तो हो नहीं रहा और हमारे सिनेमा हॉल ओपन होने लग गए, वाटर पार्क ओपन होने लग गए, क्योंकि ये सारे तो टेरिशरी सेक्टर के अंदर आ गए, जो कि आपको सर्विस दे रहे हैं, जो कि सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, सबसे पहले खाने का बंदोबस्त होगा, उसके बाद जाके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब धीरे धीरे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, ओपन होना। उसके बाद लोग क्या करते हैं? प्राइमरी से सेकेंडरी क्या कर जाते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं, छलांग मार जाते हैं। कहां पे? प्राइमरी से सेकेंडरी। क्यों सर? क्योंकि इंडस्ट्री ओपन होगी, नए सोर्स आ गए। अब जब नए नए सोर्स आएंगे, नई नई जॉब आएगी, तो लोग क्या करेंगे? दूसरी में शिफ्ट हो जाएंगे। समझ आ गई क्या बात? ठीक है सर। पिछले 100 सालों में यह देखा गया है कि फिर से शिफ्ट आ गया। किससे सर? सेकेंडरी से टेरिशरी में। तो अब अगर बात करें सर, किस कंट्री की बात कर रही हूं? डेवलप्ड कंट्री की बात कर रही है। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री हो जाती है तो उसके अंदर फिर आगे सेकेंडरी से टेरिशरी शिफ्ट हो जाता है, और मोस्ट वर्किंग पॉपुलेशन और प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगता है, और लोग भी ज्यादा काम कहां करते हैं? टेरिशरी सेक्टर के अंदर। कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं? डेवलप्ड इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात एक नॉर्मली जनरली कर रहा हूं कि सेक्टर में कैसे चेंज होता है। आप इस इंडिया से कंपेयर मत करना कि इंडिया का मैंने बताया है। तो आपको मैंने इसमें इतना बताया कि शुरू वाली स्टेजेस के अंदर प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद लोग भी प्राइमरी से सेकेंडरी छलांग मारेंगे, उसके बाद सेकेंडरी से टेरिशरी चले जाएंगे जब वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी। बात समझ आ गई क्या? अरे बता दो, आ गई क्या? बिल्कुल आ गई होगी। देखो आगे चलते, व्हाई टेरिशरी सेक्टर इज राइजिंग। हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे करके टेरिशरी सेक्टर राइज करता जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या है वजह? तो वो वजह जानते हैं, रीजन जानते हैं कि टेरिशरी सेक्टर क्यों राइज हो रहा है, क्यों इतना ग्रो हो रहा है। तो पहला ही पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। जितनी भी बेसिक सर्विसेज है उसकी डिमांड में धीरे धीरे राइज हो रहे हैं। आज अपने पढ़ना लिखना चाहते, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे पोस्ट ऑफिस चाहिए, हमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो देखो होती है। तो जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डिफेंस की है, हमें डिफेंस की भी चाहिए, हमें पुलिस स्टेशन की भी सर्विस चाहिए, हमें पोस्ट ऑफिस की भी चाहिए, स्कूल, हॉस्पिटल, जो ये बेसिक सर्विसेज है इसकी डिमांड में धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो इसकी वजह से टेरिशरी सेक्टर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है।
चलो आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको याद आ गया होगा। कहां से याद आया, देखो अभी बता रहा हूं आपको। देखो ये मैंने यहां बताया था आपको, ये वाला पॉइंट देखो कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये मैंने यहां समझा दिया था आपको। दोबारा से बैक करके देख लेना अगर आपको याद ना आ रहा हो तो। पहली बात तो मुझे पता है कि आपको याद आ गया होगा। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं अपने अब, इंक्रीज इन इनकम लेवल। एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। देखो जी, जब तक हमारी जेब में पैसा नहीं है तब तक हम डिमांड नहीं करते। जब हमारे हाथ में पैसा आ जाता है तब हम डिमांड करने लगते हैं कि चलो आज बाहर होटल में खाना खाएंगे, चलो आज घूमने चलते हैं, चलो वाटर पार्क नहाने चलते हैं। घर में तो अपने नहाने से आलस करते हैं कि यार कल नहाएंगे, आज नहीं नहाएंगे, 24 घंटे ही तो हुए हैं नहाए हुए को, इतना क्या समय हो गया, और जाते हैं वाटर पार्क नहाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, पैसा होता है हाथ में। जितना पैसा आपके पास आता जाएगा वैसा वैसा आप डिमांड करते जाओगे कि आज वाटर पार्क घूमने चलते हैं, आज सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं लगी है, फिल्म देखने चलते हैं। क्योंकि टीवी में तो मजा नहीं आएगा ना, स्क्रीन छोटी है। जब तक बड़ी स्क्रीन के पैसे नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको समझ आ गया होगा। इंक्रीज इन द इंपोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, धीरे धीरे करके इनकी इंपोर्टेंस बढ़ रही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की। जैसे इंटरनेट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पहले ये थोड़ी थे। तो आज ये जो सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये धीरे धीरे करके इनकी डिमांड ज्यादा हो रही है। और इनकी डिमांड अगर ज्यादा हो रही है तो टेरिशरी सेक्टर क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। बोल दो एक बार, बात समझ आ गई, बोलो यस सर। ठीक है, ताकि मुझे ऐसा हो जाए कि बात आपको समझ आ रही है। लो चलो फिर आगे चलते हैं। देखो, इन इक्वेलिटी इन टेरिशरी सेक्टर, क्या सारा टेरिशरी सेक्टर डेवलप कर रहा है, हाँ या ना, सोचो। तो टेरिशरी सेक्टर का कुछ पार्ट ही डेवलप हो रहा है। तो वो पार्ट कौन सा है सर, हमें बताइए कि वो पार्ट कौन सा डेवलप हो रहा है, कौन सा पार्ट डेवलप नहीं हो रहा। वो अगर हमें कुछ कुछ पता लग जाए तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स, मोर इनकम। तो टेरिशरी सेक्टर के अंदर आपको थोड़ी ही सर्विसेज मिलेगी, लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स मिलेगी, जो जिसके अंदर हाईली स्किल्ड पीपल चाहिए, एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए। और जब एजुकेटेड वर्कर्स होंगे, हाईली स्किल्ड पीपल होंगे, तो उनकी इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी, पैसा भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन सर्विसेज, स्मॉल शॉपकीपर। तो जो ये टेरिशरी सेक्टर को अपने, देखो मैं सिंपल आपको बताता हूं, टेरिशरी सेक्टर के आप दो पार्ट कर सकते हो। एक तो जो स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड हो गए, एजुकेटेड हो गए, इनके लिए जो जॉब्स हैं वो क्या है सर, वो लिमिटेड है। और अगर वो लिमिटेड हैं तो हालांकि इनकी इनकम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है तो क्या है, लिमिटेड है। और ज्यादा कौन सी जॉब्स मिलेगी आपको, मोर जॉब्स कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी आपको जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्ट पर्संस, जिनकी इनकम भी लेस है बेचारों की, और जिनके पास कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि कोई और काम हम कर लें। बात समझ आ गई क्या, बताओ आगे समझ। चलो आगे देखो, सो पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग इंपोर्टेंस, इसीलिए हम कहते हैं कि टेरिशरी सेक्टर में इनइक्वालिटी है। टेरिशरी सेक्टर का कुछ पार्ट ही ग्रो कर रहा है और कुछ पार्ट ग्रो नहीं कर रहा। समझ आ गई, तो आगे चलते हैं अपने। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, आशा करता हूं सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अपनों ने अब ये भी देख लिया कि सबसे ज्यादा काम कहां लोग कर रहे हैं सर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी वहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसके बारे में अपनों ने जान लिया, अब अपने आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप खुद सोचो एक बार कि हम रोजगार कैसे दे सकते हैं लोगों को। जब सरकार लोन प्रोवाइड करे बिजनेस वालों को कि वो बिजनेस कर पाए, और जब वो बिजनेस करेंगे तो वो काम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तब वो नाम करेंगे, और जब वो नाम करेंगे तब वो पैसा कमाएंगे, और जब पैसा कमाएंगे तो जीडीपी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, और रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि वो लोगों को रोजगार भी तो देंगे, काम में भी तो रखेंगे लोगों को। तो इसका मतलब है कि लोन देने से हम क्या बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट। सर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने से हो सकता है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने से हो सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ाने से हो सकता है। क्योंकि जब सरकार ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करेगी, डैम, कैनाल, इरिगेशन, ये सब इस पे काम करेगी, तो इसको बनाने के लिए भी कौन चाहिए, लोग। इसका मतलब रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और बनाने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी डैम से, फार्मर ट्यूबवेल चला सकता है, क्रॉप ग्रो करने में हेल्प होगी उसको। तो इसका मतलब है कि बनने से पहले तो रोजगार मिल ही रहा है, बनने के बाद भी मिल रहा है। एक तीर से दो निशाने। देखो अब अपने करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स। देखो कैसे, मैं समझा देता हूं आपको सारा। ये आ गया अपना पेन,
पेन को उन्होंने चूज कर लिया। उसके बाद देखो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर सकती है, चीप लोन। अगर सरकार चीप लोन दे देगी, सस्ते में लोन दे देगी, किसको, स्मॉल फार्मर्स को, तो वो ये पैसा यूज करके ट्यूबवेल पे पैसा लगा सकते हैं, फर्टिलाइजर पे लगा सकते हैं, पेस्टिसाइड पे लगा सकते हैं। सर इससे क्या होगा, इससे फार्मर मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगानी, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो फार्मर क्या रहेगा, सारा साल बिजी रहेगा। समझ आई बात। तो इससे क्या रोजगार मिल गया। उसके बाद गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट न्यू डैम्स एंड कैनाल्स। जब नए नए डैम बनेंगे, नए नए कैनाल बनेंगे, तो सर ये कौन बनाएगा, ये तो लोग बनाएंगे, भूत तो बनाएंगे नहीं। तो जब लोग बनाएंगे तो उनको क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। और जब रोजगार मिलने के बाद जब ये डैम बन गया, तैयार हो गया, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बिल्कुल होगी, बोलो यस, होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसके बाद इरिगेशन के लिए पानी भी अवेलेबल करवा सकते हैं इससे। तो इट मीनिंग कि बाद में भी फायदा हो रहा है। और ये प्रॉफिट लेने के बाद, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के बाद में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो यानी कि बनने से पहले भी और बनने के बाद भी। उसके बाद गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट सम मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन। जब सरकार रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे से करेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में पैसा लगाएगी, तो इसका मतलब है कि, और जब रोड पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो रोड को कौन बनाएगा, लोग बनाएंगे। और लोग जब बनाएंगे तो वो क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। और रोड बनने के बाद भी उसके ट्रक ड्राइवर चल रहे हैं, ऑटो ड्राइवर चल रहे हैं, तो वो काम आ रही है, वो अपना रोजगार कमा रहे हैं, वो काम करके ऑटो वाले, ट्रक वाले उसी रोड पे। समझ आ गई बात। तो इट हेल्प्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स एंड ऑल्सो गिव एम्प्लॉयमेंट टू ऑटो एंड ट्रक ड्राइवर्स। ये मैंने बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखो कैसे। उसके बाद सरकार टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकती है। जब सरकार एक जगह पे काम करेगी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देगी, रोड बना देगी, डैम बना देगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी कर देगी, वहां पे रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर वहां लोग घूमने आएंगे। और जब लोग घूमने आएंगे तो अपने साथ क्या लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे। फिर वो अगर कहीं जाना है, जो लोग घूमने आए हैं, तो ऑटो का यूज करेंगे, तो ऑटो वाले को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। कहीं रुक रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर खाना पीना कर रहे हैं, तो उसको क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो इसका मतलब है जो लोग घूमने आ रहे हैं उसकी वजह से लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो सरकार को क्या प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए। अब गवर्नमेंट रूरल एरियाज के अंदर सेटअप कर सकती है एसएसआई। एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सेटअप कर देगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो हर जगह नहीं ओपन हो सकती। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे से एरिया में भी ओपन हो सकती है, और ये लेबर इंटेंसिव होती है। सर लेबर इंटेंसिव का मतलब, लेबर इंटेंसिव का मतलब इसके अंदर लेबर का ज्यादा काम होता है, मशीन का कम होता है। और जब लेबर का ज्यादा काम होगा तो लेबर को जब काम पे रखेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगी, सर ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। अब आई बात समझ क्या, बोलो आई बात समझ क्या। इसके बाद एक गवर्नमेंट किस पे इन्वेस्ट कर सकती है, हेल्थ और एजुकेशन पे। सर हेल्थ और एजुकेशन से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, देखो कैसे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप काम ज्यादा अच्छे से करोगे, आप काम ज्यादा करोगे, और जब आप काम ज्यादा करोगे तब आप नाम ज्यादा करोगे, और जब आप नाम ज्यादा करोगे तब आप पैसे कमाओगे, और जब आप पैसे कमा रहे हो तो इसका मतलब है आपको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बात समझ आ गई क्या। एजुकेशन से देख लो, अगर एजुकेशन मिलेगी तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आप बड़े होके आप अच्छा काम कर पाओगे, अच्छी जगह जॉब कर पाओगे, या खुद का बिजनेस चला पाओगे, जो भी आप काम करना चाहते हो। तो जब आप काम करोगे तब आप नाम करोगे, और नाम करोगे तो पैसा कमाओगे, और पैसा कमाओगे तो मतलब आपको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो एजुकेशन और हेल्थ से भी क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। चलो आगे। अब ये जितने भी मैंने बताए ये सारे लॉन्ग टर्म प्लान है, और इसके अंदर समय लगेगा, क्योंकि जब वक्त लगता है तभी वक्त बदलता है। ये बात ध्यान रखना, वक्त बदलने के लिए वक्त लगाना पड़ता है पहले। लॉन्ग टर्म प्लान सारे के सारे हैं, तो सर अब हमें इंस्टेंटली चाहिए कोई प्लान ऐसा जो इंस्टेंट काम करे और अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे। तो फिर हम लेके आए, हमारी सरकार लेके आई मनरेगा। सर ये मनरेगा क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बोलो दोबारा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
कब स्टार्ट हुआ? 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ। बोलो कब स्टार्ट हुआ? 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लागू हुआ? 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंप्लीमेंट हुआ। बात समझ आ गई क्या? सबसे पहले मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद ये स्टार्ट कब हुआ? 2005। कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ? 625 के अंदर हुआ। और उसके बाद सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है इसके अंदर कि आपको काम करने का हक है। आप फ्री अगर हो ना तो आके काम करो। इसके अंदर आपको हम क्या देंगे? गारंटी देंगे कि आपको 100 दिन के लिए हम काम पे रखेंगे, रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। फिर लोग कहने लगे कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट हमें 100 दिन का नहीं दे पाए तो फिर सरकार ने कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, बदले में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे देंगे। अगर हम आपको काम पे नहीं रख पाए या काम आपको नहीं मिला तो हम आपको पैसा दे देंगे। समझ आ गई बात? चलें आगे। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी तक जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया वो किसके बेसिस पे किया था? नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। हाँ बिल्कुल आप सही हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। और अब नेक्स्ट चलेंगे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके बेसिस पे करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे। तो दो होती है, दो मैंने बताई थी आपको। बोलो कौन कौन सी है? एक तो ऑर्गेनाइज्ड और दूसरी अनऑर्गेनाइज्ड। कौन सी? दोबारा बोलो। एक ऑर्गेनाइज्ड और दूसरी अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा होता है? देखो ध्यान से देखो, मैं आपको दोनों का इकट्ठा ही बता देता हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो सारे बिजनेस आ जाते हैं जो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को जो फॉलो करेगा और जिसका गवर्नमेंट को पता है कि ये वाला इंस्टीट्यूशन चल रहा है, रजिस्टर्ड है, तो वो किस में आ जाएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाएगा। और जिसका सरकार को कोई पता नहीं है, सरकार के पास रजिस्टर नहीं है या वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाएगा। बताओ बात आगे समझ गया? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? चलें आगे। देखो इसका दूसरा नाम है फॉर्मल सेक्टर, इसका दूसरा नाम है इनफॉर्मल सेक्टर। बताओ क्या क्या नाम है? इसका क्या नाम है? फॉर्मल सेक्टर। इसका क्या नाम है? इनफॉर्मल सेक्टर। इसके अंदर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि निकाल देंगे जॉब से। फिक्स्ड आपको वर्किंग हावर्स मिलेंगे कि 8 घंटे अगर आपको काम करना है या 7 घंटे काम करने हैं तो उससे ज्यादा काम आपको नहीं करवाएंगे। अगर प्लस आपको काम करवाते हैं तो आपको उसकी क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। समझ आई क्या बात? आपको पेड ओवर टाइम मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम काम करते हो ना तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा। और इसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है तो वो कहेंगे कोई पैसा नहीं है ओवर टाइम के लिए। उसके बाद पेड लीव भी नहीं मिलेगी आपको। छुट्टी लेने के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हॉलीडेज कह लो चाहे लीव कह लो, हॉलीडेज के आपको पैसे मिलेंगे कि एक छुट्टी आपको माफ है, उसके आपको पैसे मिल जाएंगे, पूरी सैलरी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर। और हॉलीडे के तो अपने सारी बुके हैं, छुट्टी के अपने सारी बुके हैं। चाहे कोई पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई मर्जी हो, छुट्टी सबको चाहिए। छुट्टी के लिए तो लोग करवा चौथ का व्रत भी रख लेते हैं कि तुम छुट्टी करने वाले बनो, हम करवा चौथ का व्रत भी रख लेंगे। और बताओ इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है किसी प्रकार की। ऑफिस में बुला के कभी भी कहा जा सकता है कि आपने इस इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत काम किया, बहुत अच्छा किया, और इसी खुशी के साथ आज हम आपको यहाँ से अलविदा कहना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो ये भी ऐसे अलविदा कहा जा सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती इसमें। इसके अंदर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाते हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाते हैं। प्राइवेट कंपनी भी आ जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी भी आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही आएगी, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ही आएगी जिसके पास फ्यूअर रिसोर्सेज है, यानी कि साधन संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है। इसके अंदर रिसोर्सेज ज्यादा है। बात समझ आ गई क्या? क्लियर हो गया बिल्कुल? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या फर्क होता है बताओ? कोई यहां तक अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की? आशा है आपको सारा समझ आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये तो पता लग गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना हमें पेड हॉलीडेज मिल रहे हैं, ना हमें कोई फैसिलिटी मिल रही है। तो फिर हम उस वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, कैसे उनको बचाएं? तो देखो पहला, उनको नए उन वर्कर्स को आप क्या करो, उनके लिए नई जॉब लेके आओ, नई एक्स्ट्रा जॉब ऑप्शन लेके आओ, जिन वर्कर्स का करंट जो वर्क चल रहा है वो अनसर्टेन है या सीजनल है।
अनसर्टेन का मतलब पता नहीं कि आज क्या काम कर रहा है, अगला कल क्या काम करेगा, तो पता ही नहीं काम धंधा क्या चल रहा है। लेकिन एक काम फिक्स करने के लिए उनको एक्स्ट्रा जॉब ऑप्शन लेके आओ, जिनका सीजनल काम बेचारों का चलता है, ये अनसर्टेन है, पता नहीं आज क्या कर रहे हैं कल क्या करेंगे। ठीक है। सेकंड, सरकार को उनको जॉब्स देनी चाहिए उन लोगों को। सर कैसे देंगे जॉब्स? बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला के, रोड बनवा के, कैनाल बनवा के, डैम बनवा के, हॉस्पिटल बनवा के। जब ये बनेंगे तो बनने के लिए क्या चाहिए होंगे? लोग चाहिए होंगे। सर क्या चाहिए होंगे? लोग चाहिए होंगे। और वो लोगों को जब काम मिलेगा तो क्या जनरेट हो जाएगी? सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होएगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्रोटेक्ट कर लेंगे। किसको? इनको। उसके बाद फैसिलिटेट एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। सरकार को क्या करना चाहिए? क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी तो लोन प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को। किस चीज के लिए? सर बिजनेस के लिए। जब लोग लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब वो क्या करेंगे? लोगों को काम में रखेंगे और पैसा कमाएंगे, और वो भी पैसा कमाएंगे जिनको रखेंगे। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट इन प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड एसएसआई। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हैं उनको खरीदने में सहायता देनी चाहिए, हेल्प देनी चाहिए। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सेटअप हो रही है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए भी लोन प्रोवाइड करना चाहिए और भी फैसिलिटी देनी चाहिए, ताकि क्या हो? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्रोटेक्शन मिले वर्कर्स को और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अगर आप इसके बारे में अवेयरनेस फैलाओगे कि वर्कर्स के क्या क्या राइट्स हैं, तो भी इससे फायदा हो सकता है। सरकार की क्या क्या स्कीम है, तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, तो मोटिवेशन देना चाहिए, ताकि वर्कर्स को भी समझ आ जाए भी हाँ उनके हक क्या है, वो भी कहें वाह मजा आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या है नेक्स्ट स्लाइड के। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे मालिक कौन है कंपनी का, इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन सी थी बताओ जरा, बताओ। प्राइवेट और पब्लिक। कौन सी थी? प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर कौन सा है? जो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल चला रहा है, जिसका मालिक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है। बिल्कुल सर। इसका मालिक कौन होगा? इसकी मालिक सर सरकार होगी, सरकार चलाएगी ये बड़ा इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मालिक के बेसिस पे है ना, ओनरशिप के बेसिस पे। इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही मोटिव है प्राइवेट सेक्टर के। कौन कौन से सर? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। और इसके भी 3 ही मोटिव है। कौन कौन से? सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। समझ आ गई क्या? ये सिर्फ और सिर्फ क्या चाहती है? भला चाहती है सरकार, कल्याण चाहती है। कल्याण भला का मतलब तो समझते हो ना, कल्याण भला, सोशल वेलफेयर चाहती है किसका? लोगों का। और जो प्राइवेट सेक्टर है ये क्या चाहता है? फायदा, प्रॉफिट। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद इसके अंदर आप एग्जांपल, अच्छा प्राइवेट सेक्टर के पास सर पैसा कैसे आता है? तो पैसा जो प्राइवेट सेक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके बदले में क्या लेगा? पैसा लेगा। और जो पब्लिक सेक्टर है उसके पास पैसा कहां से आता है? सर टैक्स से आता है। जो जनता टैक्स भरती है, वो टैक्स भरने के बाद फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इसके एग्जांपल जैसे जियो हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, ये जितने भी है ये किसके अंदर आ जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, इंडियन रेलवे, ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक? बताओ क्लियर है? क्लियर है तो बोलो यस। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, लेकिन प्रोवाइड करती किस तरीके से है, कैसे करती है, उसके बारे में जानते हैं। देखो सरकार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, वाटर प्रोवाइड करेगी, रोड प्रोवाइड करेगी, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल। किस कॉस्ट पे सर? फ्री, फ्री, फ्री। सर अगर फ्री ना हुआ तो फिर लो प्राइस पे। समझ आई बात? या तो कम भाव में या फिर फ्री। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है फ्री या लो कॉस्ट पे। और गवर्नमेंट अपने से क्या लेती है सर? टैक्स लेती है। इसीलिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारे लिए काम करना, ये सर्विसेज देना। और प्राइवेट सेक्टर ये हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता रीजनेबल कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे, क्योंकि इसका मोटिव कितने होते हैं? 3, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो फिर जनता का भला कैसे होगा? जनता का भला कैसे होगा? जनता के लिए तो सारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो सरकार को इसीलिए आगे आना पड़ेगा और ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे देखो, आगे देखो। नेक्स्ट ये लो, बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं। आपका सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो गया और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, शानदार तरीके से समझ आया होगा। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।